नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद फिर से चर्चा में रहा ओल्गा टेलिस जजमेंट। फुटपाथ निवासियों को अतिक्रमणकारियों से अलग मानने की कही गई थी बात। फुटपाथ निवासियों को उनके स्थान से हटाना भी बताया गया था असंवैधानिक। तमिलनाडु ने वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े विधेयक किए पारित। अब राज्य विश्वविद्यालयों में वीसी नियुक्त कर सकेगी राज्य सरकार। वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त करना है सरकार का मकसद। USCIRF रिपोर्ट में कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न श्रेणी में शामिल हुआ भारत। रिपोर्ट के अनुसार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति है बेहद चिंताजनक। UAPA और अन्य धर्मांतरण विरोधी जैसे कानूनों की भी रिपोर्ट में की गई है आलोचना। CWC के अनुसार भारत के प्रमुख जलाशयों में लगातार घट रही है जल की मात्रा। मॉनिटर किए गए जलाशयों के जल स्तर में हर हफ्ते 2 से 3% की गिरावट हुई दर्ज। अपर्याप्त वर्षा और वाष्पीकरण दर का बढ़ना है इसका प्रमुख कारण। और नीति आयोग ने जारी किया बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी संबंधी ड्राफ्ट। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिए गए हैं कई सुझाव। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है सरकार के थिंक टैंक का मकसद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओल्गा टेलिस जजमेंट एक बार फिर सुर्खियों में है। सर्वोच्च अदालत के आगामी निर्णयों में इसकी अहम भूमिका होने की उम्मीद है। वर्ष 1985 में ओल्गा टेलिस बना बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि फुटपाथ पर रहने वाले लोग अतिक्रमणकारियों से अलग हैं। अनुचित बल का उपयोग करके उन्हें उनकी जगह से बेदखल किया जाना असंवैधानिक है। ऐसा किया जाना उनके आजीविका के अधिकार का भी उल्लंघन है। अदालत ने यह भी माना था कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और इसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। दरअसल वर्ष 1981 में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे नगर निगम ने फुटपाथ एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को शहर से बाहर निर्वासित करने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इनमें फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की आजीविका के अधिकार का प्रश्न, बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने वाले कानूनी प्रावधान जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मामले में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के विबंधन या एस्टोपल के तर्क को खारिज कर दिया। बता दें कि विबंधन या एस्टोपल एक प्रकार का न्यायिक उपकरण है जिसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों का दावा करने से रोका जा सकता है। विबंधन किसी व्यक्ति को यह दावा करने से रोक सकता है कि फुटपाथ पर उसके द्वारा बनाई गई झोपड़ी को उसके आजीविका के अधिकार के कारण ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने विबंधन के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ कोई विबंधन नहीं हो सकता है। अदालत ने माना कि इस मामले में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के जीवन का अधिकार दांव पर लगा है और आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण घटक है। लिहाजा वे अपने अधिकार का दावा करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने बिना पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने वाले कानून के प्रावधानों को आपवादिक करार दिया था। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से पहले पीड़ित पक्ष को भी सुने जाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, अदालत ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को अतिक्रमणकारी मानने वाले अधिकारियों पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दृष्टि चैनल पर जल्द ही शुरू होने वाली है। यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स कंपाइलेशन सीरीज, जिसकी सूचना आपको जल्द ही चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े 2 विधेयकों को पारित कर दिया है। इनमें राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि तमिलनाडु के राज्यपाल इन 13 विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं और अभी तक इन विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति राज्यपाल का विशेषाधिकार रहा है। इसके लिए राज्यपाल द्वारा एक सर्च पैनल का गठन किया जाता है। इस सर्च पैनल द्वारा सुझाए गए 3 व्यक्तियों में से एक को राज्यपाल द्वारा वाइस चांसलर नियुक्त किया जाता है, लेकिन हाल ही में लाए गए विधेयकों में यह अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की बात कही गई है। दरअसल ये दोनों विधेयक तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानून संशोधन अधिनियम 2022 और चेन्नई विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2022 हैं। इनके द्वारा मूल कानून में वाइस चांसलर की नियुक्ति और हटाने के संबंध में प्रयोग किए गए चांसलर शब्द को सरकार शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। आपको बता दें कि नए कानूनों के लागू हो जाने के बाद राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास होगा और इनकी नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होगी। अन्य राज्यों की बात करें तो गुजरात और तेलंगाना के विश्वविद्यालय अधिनियम भी राज्य सरकारों को वाइस चांसलर नियुक्त करने की शक्ति देते हैं। वहीं कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के तहत वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार की सहमति से चांसलर या राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन की घोषणा की है। इसमें ये संशोधन रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा दी गई अनुमति के बाद किए गए हैं। इसका मकसद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को साधना है, साथ ही व्यापार सुगमता की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। आपको बता दें कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना साल 2001 में की गई थी। यह सशस्त्र बलों की स्वीकृत आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने का काम करती है। रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। गौरतलब है कि यह परिषद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। किए गए बदलावों में भारतीय तटरक्षक बल सहित रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति स्वदेशी रूप से की जाएगी। हालांकि रक्षा उपकरण का आयात और विदेशी उद्योग से इनकी पूर्ति इसका अपवाद है। इस प्रकार की खरीद के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और डिफेंस मिनिस्टर की अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की सभी आवश्यक अधिग्रहण के लिए जमानत के रूप में एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी 20 करोड़ रुपए से अधिक की सभी खरीद योजनाओं पर बोली लगाने वालों और सरकारी विभागों के बीच पारदर्शिता से जुड़ा एक बाध्यकारी समझौता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स से जुड़ी परियोजनाओं के अनुबंध में लगने वाले समय को कम करने का भी फैसला लिया है। आईडेक्स कार्यक्रम साल 2018 में शुरू किया गया था। इसका मकसद रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में USCIRF यानी द यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में चिन्हित किया गया है। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऐसे देश को कहते हैं जहां की सरकारें विशेष रूप से धार्मिक आजादी का गंभीर उल्लंघन करती हैं या फिर ऐसे मामलों को नजरअंदाज करती हैं। जिन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की कम गंभीर स्थिति देखने को मिलती है, उन्हें स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला जाता है। साल 2022 की रिपोर्ट में कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में कुल 15 देशों को चिन्हित किया गया है। इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अन्य देश शामिल हैं। इस रिपोर्ट में धार्मिक और गैर धार्मिक NGO के लाइसेंस और अंतर्राष्ट्रीय धन की प्राप्ति पर रोक लगाने से जुड़े नियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और नए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आलोचना की गई है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि इस रिपोर्ट की बातें भ्रामक हैं और देश की सही तस्वीर पेश नहीं करती हैं। आपको बता दें कि USCIRF की स्थापना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत की गई थी। इस कानून के अनुसार USCIRF को हर साल कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न देशों की पहचान करनी होती है। यह एक स्वतंत्र, द्विदलीय, सलाहकार और परामर्शदात्री निकाय है। यह संस्था वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करने का कार्य करती है। साथ ही राष्ट्रपति, राज्य सचिव और अमेरिकी पार्लियामेंट को नीतिगत सलाह भी देती है। हालांकि ये सलाह बाध्यकारी नहीं है।
बीते दिनों नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया। इसमें यूरोपियन संघ के यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल होने के लिए भारत दौरे पर रही। इसी दौरान भारत एवं यूरोपियन यूनियन के बीच शिखर वार्ता भी आयोजित की गई। इस शिखर वार्ता में भारत एवं यूरोपियन यूनियन ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद स्थापित करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि यूरोपियन आयोग यूरोपियन यूनियन का एक अहम अंग है। अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वॉन डेर की यह पहली भारत यात्रा है। गौरतलब है कि इसके पहले यूरोपियन यूनियन ने इस प्रकार की काउंसिल केवल अमेरिका के साथ स्थापित की थी। भारत के साथ यह दूसरा अवसर है। वहीं भारत ने किसी भी देश के साथ पहली बार इस प्रकार की काउंसिल की स्थापना की है। दोनों देशों का कहना है कि बदलते भू राजनीतिक वातावरण में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद रणनीतिक समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करेगी। साथ ही यह राजनीतिक संचालन के लिए आवश्यक संरचना भी प्रदान करेगी। इसके अलावा यह परिषद व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को निपटने में भी मदद करेगी। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों के बीच साल 2020 में लगभग 95 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसके अलावा दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौता से जुड़ी बातचीत का दौर चल रहा है। ऐसे में यह परिषद दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश की राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करेगी। एक लंबे अरसे के बाद सरकार ने इस साल जुलाई में ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इससे पहले 2017-18 में उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण किया गया था। हालांकि तब सरकार ने डेटा गुणवत्ता में कमी का हवाला देते हुए परिणामों को जारी करने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के स्तर पर होने वाले खर्च के पैटर्न को दर्शाता है। साथ ही यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय एवं इन वर्गों पर घरों और व्यक्तियों के वितरण का अनुमान लगाने में मदद करता है। आपको बता दें कि NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 5 साल में ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे किया जाता है। इस सर्वे को 2023 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग डेटा सेट का प्रावधान है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के भी अलग अलग खर्च पैटर्न शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत के पास साल 2011 के बाद से प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर कोई ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है, जैसा कि जीडीपी जैसे आर्थिक संकेतकों के लिए उपलब्ध है। ऐसे में इस सर्वे से प्राप्त आंकड़े देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद गरीबी एवं उसके स्तर का पता लगाने और उसकी समीक्षा करने के लिए मददगार साबित होंगे। हाल ही में पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता देश इंडोनेशिया ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इंडोनेशिया ने यह फैसला देश के भीतर कुकिंग ऑयल के घरेलू संकट को कम करने और इसकी कीमत में वृद्धि को स्थिर करने के लिए लिया है। इंडोनेशिया द्वारा यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक खाद्य कीमतें पहले से ही लगातार बढ़ रही हैं। इंडोनेशिया के इस निर्यात प्रतिबंध के कारण पाम ऑयल, सोया ऑयल, सूरजमुखी ऑयल और रेपसीड ऑयल सहित सभी प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही इसके चलते महंगे ईंधन और खाद्य से प्रभावित एशिया और अफ्रीका के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ सकता है। दरअसल पाम ऑयल दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वनस्पति तेल है। इसका उपयोग कुकिंग ऑयल के रूप में करने के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, केक, चॉकलेट, साबुन, शैम्पू, जैव ईंधन आदि बनाने में किया जाता है। आपको बता दें कि पाम ऑयल वनस्पति तेलों की अपेक्षा सस्ता है और इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में अधिक है। लेकिन अन्य वैकल्पिक वनस्पति तेलों की कम आपूर्ति, महामारी जनित वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति और यूक्रेन संकट के चलते पाम ऑयल की वैश्विक कीमतें काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि कुल वैश्विक पाम ऑयल उत्पादन में इंडोनेशिया पहले पायदान पर है, जबकि मलेशिया दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। ये दोनों देश मिलकर लगभग 90% वैश्विक पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं। पाम ऑयल की 60% वैश्विक आपूर्ति सिर्फ इंडोनेशिया द्वारा ही की जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है और भारत पाम ऑयल की अपनी सालाना जरूरत का आधा हिस्सा इंडोनेशिया से आयात करता है। ऐसे में इंडोनेशिया द्वारा उठाए गए इस कदम से भारत के भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की संभावना है।
हाल ही में CWC यानी केंद्रीय जल आयोग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चला है कि भारत के प्रमुख जलाशयों में जल की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा मॉनिटर किए गए 140 प्रमुख जलाशयों के जल भंडारण स्तर में हर हफ्ते 2 से 3% की गिरावट दर्ज की गई है। 17 मार्च 2022 से 21 अप्रैल 2022 के बीच इन जलाशयों की जल संचयी क्षमता 50% से गिरकर 39% हो गई है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार इन सभी जलाशयों में 21 अप्रैल तक लगभग 69 बिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहित था, जबकि इन सभी जलाशयों की कुल जल धारण क्षमता लगभग 176 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वहीं भारत के उत्तरी क्षेत्र के 9 प्रमुख जलाशयों में सबसे कम जल भंडारण देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइड्रो पावर उत्पादन से जुड़े 45 जलाशयों में से कम 32 जलाशयों का जल भंडारण स्तर 50% से भी कम है। इस बाबत केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि अत्यधिक गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण की दर बढ़ने से अधिक मात्रा में जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। इससे जलाशयों के जल स्तर में गिरावट आ जाती है। बता दें कि यह गिरावट शहरों की दैनिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ मई जून तक काटी जाने वाली गर्मियों की फसलों के लिए चिंता पैदा करती है। साथ ही जल स्तर में होने वाली गिरावट आने वाले समय में बिजली की चरम मांग को पूरा करने के लिए भी चुनौती उत्पन्न कर सकती है। इसकी वजह है कि इन 140 जलाशयों में से 45 जलाशय हाइड्रो पावर उत्पादन के उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा मानसून में देरी और अपर्याप्त वर्षा के चलते कम पानी का भंडारण आगामी खरीफ बुवाई को भी प्रभावित कर सकता है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक रिसर्च में बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर पानी मौजूद होने की संभावना जताई गई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यूरोपा की सतह पर स्थित डबल रिजेस संरचनाओं के नीचे प्रचुर मात्रा में पानी हो सकता है। इनके अनुसार डबल रिजेस संरचनाएं यूरोपा की सतह पर स्थित उथले जलीय निकायों के ऊपर बनती है और ये ग्रीनलैंड द्वीप पर बर्फ की चादर पर दिखाई देने वाली संरचनाओं के समान है। साथ ही यूरोपा इन डबल रिजेस संरचनाओं के नीचे पानी की मौजूदगी इनकी संभावित आवासीय क्षमता को भी बढ़ाती है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड द्वीप में एम आकार के क्रेस्ट या शिखर को डबल रिज संरचना के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि यूरोपा बृहस्पति के कई उपग्रहों या चंद्रमाओं में से एक है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। भले ही यूरोपा के वातावरण में ऑक्सीजन कम मात्रा में मौजूद है, फिर भी इसे सौरमंडल के उन स्थानों में से एक माना जाता है जहां का वातावरण पृथ्वी के अलावा जीवन के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी की मात्रा पृथ्वी पर मौजूद पानी की तुलना में 2 गुनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नासा यूरोपा के अध्ययन के लिए वर्ष 2024 में यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस मिशन में एक मॉड्यूल सौर मंडल के बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करेगा और इसके चंद्रमा यूरोपा के वातावरण, सतह और आंतरिक भाग से डेटा भी एकत्रित करेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से बीते दिनों सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ड्राफ्ट जारी किया। यह ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक वाहनों, मुख्यतः 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स वाहनों से जुड़ा है। इस पर 5 जून तक लोगों से राय मांगी गई है। गौरतलब है कि इस साल के बजट में बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार करने की बात की गई थी। दरअसल बैटरी स्वैपिंग में डिस्चार्ज्ड बैटरी को चार्ज्ड बैटरी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी इसमें बैटरियों को वाहन से निकालकर अलग से चार्ज करने की सुविधा होती है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ड्राफ्ट के मुख्य रूप से इंसेंटिव स्कीम, संबंधित फर्मों को सब्सिडी, जीएसटी संरचना में सुधार, तकनीकी और परीक्षण आदि से जुड़े कई सुझाव शामिल किए गए हैं। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण पर टैक्स की दरें क्रमशः 18% और 5% है। इस ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि जीएसटी परिषद टैक्स की दरों में अंतर को कम करने पर विचार करे। इसके अलावा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से जुड़ी पुरानी या नई योजनाओं के तहत स्वैप होने लायक बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को इंसेंटिव्स प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसकी मात्रा का निर्धारण बैटरी की स्टार रेटिंग या किलोवाट पर आवर रेटिंग और अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों के आधार पर किया जाना चाहिए।
राज्य सरकारों को इस ड्राफ्ट में रियायती दरों पर सार्वजनिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने का सुझाव है। इसके अलावा परिवहन विभाग और राज्य परिवहन प्राधिकरण को बिना बैटरी वाले वाहनों या बैटरी स्वैपिंग वाले वाहनों से जुड़ी पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने का सुझाव दिया गया है। विनिर्माण के स्तर पर स्वैपेबल बैटरी एवं बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की भी बात की गई है। इससे वाहनों की निगरानी एवं उनको ट्रैक करना आसान होगा। पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का विकास 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों में किए जाने का प्रस्ताव है। पॉलिसी को अंतिम रूप दिए जाने के 1-2 साल के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। देश भर में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए ऊर्जा मंत्रालय का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नोडल एजेंसी होगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 कार्यक्रम के दौरान आईडेक्स प्राइम यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और छठे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम की शुरुआत की। आईडेक्स कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा साल 2018 में शुरू किया गया था। इसका मकसद रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके अलावा एमएसएमई, स्टार्टअप, अनुसंधान और विकास संगठन एवं शिक्षाविदों को अनुसंधान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वहीं आईडेक्स प्राइम को 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए वाली स्टार्टअप परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें कि आईडेक्स का वित्त पोषण रक्षा नवाचार संगठन द्वारा किया जाता है। इसी कार्यक्रम में छठे डिस्क यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत 38 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ की गई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक इमेजिंग, सेंसर सिस्टम, बिग डेटा एनालिटिक्स, मानव रहित सिस्टम और सुरक्षित संचार से है। पहली बार इस कार्यक्रम में 7 नई रक्षा कंपनियों, भारतीय तटरक्षक और गृह मंत्रालय के कुछ संगठनों ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि पहली बार डिस्क कार्यक्रम साल 2018 में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसे अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। इसका मकसद रक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप और एमएसएमई को सहयोग देना है। डेफ कनेक्ट 2.0 एक दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में डेफ कनेक्ट 2.0 को देश के बढ़ते तकनीकी कौशल का प्रतीक और भारतीय रक्षा स्टार्टअप इकोसिस्टम के निरंतर विकास का उत्सव बताया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को उन राशन कार्ड्स का फील्ड वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया गया था। साथ ही अदालत ने राज्य को राशन कार्ड रद्द करने से पहले उसके द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में शपथ पत्र भी दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत के ये दिशा निर्देश तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई के दौरान आए हैं। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने राशन कार्ड्स को रद्द करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसलिए हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी। इस अपील पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील द्वारा कहा गया कि इन राशन कार्ड्स को रद्द करने से पहले राशन कार्ड लाभार्थियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और कुछ कंप्यूटर एल्गोरिदम के आधार पर राज्य में लगभग 22 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। यह भी कहा गया कि इन राशन कार्ड्स को जिन आधारों पर रद्द किया गया उनमें से एक प्रमुख आधार राशन कार्ड्स का आधार से लिंक न होना था। जबकि पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। साथ ही राशन कार्ड से जुड़ी केंद्रीय अधिसूचना में कार्ड रद्द करने से पहले ग्राउंड वेरिफिकेशन की बात कही गई है, लेकिन इन राशन कार्ड्स को रद्द करने से पहले राज्य सरकार द्वारा कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया गया। हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार का पक्ष है कि इन राशन कार्ड्स को केंद्रीय अधिसूचना को ध्यान में रखकर रद्द किया गया था और इन्हें रद्द करने से पहले निर्धारित मापदंडों का भी पालन किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार का यह भी कहना है कि राज्य में 23 लाख नए राशन कार्ड भी जारी किए गए हैं और इन नए कार्ड धारकों में वे लोग भी शामिल हैं जिनके कार्ड पहले रद्द कर दिए गए थे। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना साल 2011 में की गई थी। 2. ये परिषद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के स्तर पर होने वाले खर्च के पैटर्न को दर्शाता है। कथन 2, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 10 साल में ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वैश्विक पाम ऑयल उत्पादन में मलेशिया पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। 2, भारत पाम ऑयल की अपनी सालाना जरूरत का आधा हिस्सा मलेशिया से आयात करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। कथन 2, यूरोपियन स्पेस एजेंसी बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस कार्यक्रम यानी IDEX भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। 2, इसका मकसद रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? तो विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी YouTube चैनल और दृष्टि PCS YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में तमिलनाडु के 3 उत्पादों पुलियानकुड़ी एसिड लाइम, थुयामल्ली चावल और विरुधुनगर सांभा वाथल मिर्च के लिए GI टैग की मांग की गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु स्थित पुलियानकुड़ी गांव एसिड लाइम की खेती के लिए प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में उगाए गए नींबू का वजन तकरीबन 50 ग्राम होता है। वहीं थुयामल्ली चावल की खेती सांभा के मौसम में की जाती है और ये चावल प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक आदि से भरपूर होता है। जबकि सत्तूर, विरुधुनगर और विलाथीकुलम क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिर्च को विरुधुनगर सांभा वाथल मिर्च कहा जाता है, जिनका रंग लाल और लंबाई 6 से 6.5 सेंटीमीटर के बीच होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 28 अप्रैल से 4 मई 2022 तक सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। बता दें कि इस 7 दिवसीय महोत्सव का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का मकसद हम किसी से कम नहीं की भावना के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। गौरतलब है कि इस महोत्सव का समापन समारोह 4 मई को गुवाहाटी में होगा। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेजों का उपयोग करके केरल के इतिहास को समझना है। इस परियोजना से केरल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में समझने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना को केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च और नीदरलैंड में लीडेन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। मेघालय के योजना विभाग की एक प्रमुख पहल ई प्रपोजल सिस्टम ने प्रतिष्ठित UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइजेस 2022 हासिल किया है। बता दें कि ई प्रपोजल सिस्टम पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर या मेघ EA परियोजना का हिस्सा है और इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा की गई थी। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में श्रम बल भागीदारी गिरकर 40% हो गई है।
जो कि वर्ष 2016 में 47% थी। वहीं भारत की श्रम शक्ति 6 सालों में 445 मिलियन से घटकर 435 मिलियन हो गई है। आपको बता दें कि श्रम बल भागीदारी दर उस जनसंख्या का प्रतिशत है जो या तो काम कर रही है या काम की तलाश में है। बीते दिनों फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में विभिन्न देशों के लगभग 1000 राइटर्स और 400 पब्लिशर्स शामिल हुए। इसके पहले भारत 2007 में पेरिस बुक फेस्टिवल में शामिल हुआ था। गौरतलब है कि मई में आयोजित होने वाले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में फ्रांस भी गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल होगा। बीते दिनों गुजरात के गांधीनगर स्थित देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। ये पोर्टेबल सोलर सिस्टम अत्यधिक लागत प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए कम रखरखाव की जरूरत होती है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही व्यक्ति द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है। बता दें कि इस सिस्टम को तैयार करने में जर्मन विकास एजेंसी ड्यूश गेसलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेनर बीट ने भी सहयोग दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने यह फैसला किया है कि वह अब अपने प्लेटफॉर्म पर उन विज्ञापनदाताओं को विज्ञापन की अनुमति नहीं देगी जो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मत से असहमति रखते हैं। इस तरह का फैसला पहले गूगल ने भी लिया था। ट्विटर का ये कदम अपने नेटवर्क पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रचार अभियानों को रोकने का एक प्रयास है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में एक नए पोत ऊर्जा प्रवाह को शामिल किया है। इस पोत को गुजरात के भरूच में कमीशन किया गया है। ये जहाज तटरक्षक बलों को रसद सहायता प्रदान करने और तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है। ये जानकारी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने साझा की है। सरकार द्वारा ये कदम चीन द्वारा भारतीय छात्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते उठाया गया है। आपको बता दें कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इन छात्रों को चीन से अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा था। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।